हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों आपको पता है कि जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है दोस्तों, इसके लिए हम जीके और जीएस का एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। तो अगर आपको दोस्तों यहाँ से भी बहुत ही अधिक लाभ मिलने वाला है, तो अगर आप इस चैनल से जुड़ जाते हैं दोस्तों, तो आपको यकीनन आपकी तैयारी में बहुत ही अच्छी यहाँ से लाभ मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आएगा दोस्तों। और इसमें हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चाहे वो जीके का हो, चाहे जीएस का, मतलब केमिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, मतलब हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं और सबको हम लोग डिस्कस करते हैं और अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन भी किया जाता है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो ज़रूर इसको आप इस चैनल से जुड़ जाएगा ताकि आपकी तैयारी में और भी इजाफा हो सके। तो वैसे तो दोस्तों आपको पता ही है कि ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम का डेट लगभग तय है, जो आपके फरवरी माह में किए जाएंगे, कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आपको तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी यहाँ से दोस्तों जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी से कर सकते हैं इस चैनल से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो क्या है दोस्तों, कहा जा रहा है कि खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात बता दें दोस्तों, जो खजुराहो की मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है खजुराहो की मंदिर। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है, छतरपुर जिले में। किस जिले में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है खजुराहो का मंदिर। बात करें दोस्तों इसे किसने बनवाया था दोस्तों, तो इसको बनाने के लिए दोस्तों जो चंदेल शासक थे दोस्तों, यानी चंदेल राजपूत हैं, इन्होंने क्या किया था, इसका निर्माण कराया था। चंदेल राजपूत जो है, इन्होंने इसका क्या किया था, निर्माण कराया था। यानी ऑप्शन जो है दोस्तों सी क्या जगह इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। खजुराहो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछता है कि खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, और इसे चंदेल राजपूतों ने क्या किया था, बनवाया था दोस्तों। बात करें खजुराहो के मंदिर को दोस्तों, तो इसे सेक्स टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। किस टेम्पल से, सेक्स टेम्पल के नाम से जाता है। यानी जो भी यहाँ पर कलाकृतियाँ हैं दोस्तों, यह नंगी हैं दोस्तों, और यहाँ पर इसको सेक्स टेम्पल के नाम से पूछा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेक्स टेम्पल कहाँ पर स्थित है, तो खजुराहो के मंदिर को क्या बोलते हैं, सेक्स टेम्पल बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से याद रख पाएंगे। चलिए फिर आगे चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले बात करें मीनाक्षी मंदिर की। तो देखिए जो मीनाक्षी मंदिर है ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में कहाँ पर है, मदुरै में है। कहाँ पर है, मदुरै में। ठीक है, तमिलनाडु में कहाँ है, मदुरै में है। और बताइए जो मदुरै है किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो मदुरै जो है वैगई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, वैगई नदी के किनारे है आपकी मदुरै। और एक किस शैली में बनाया गया है, तो यह बनाया गया है दोस्तों द्रविड़ शैली में। किस शैली में, द्रविड़ शैली में ये बनाया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो तमिलनाडु में है। और कहाँ पर है, तो मदुरै में है। और मदुरै किस नदी के किनारे है, तो वैगई नदी के किनारे है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। बात करें दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर, तो जो आपका विरूपाक्ष मंदिर है दोस्तों, ठीक है, ये कहाँ पर है दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर जो है ये है आपके हम्पी में। कहाँ पर है, हम्पी में। और हम्पी कहाँ है दोस्तों, तो कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो इसको भी आप याद रखेंगे, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है, हम्पी में है। और हम्पी कहाँ पर है, ये आपके कर्नाटक में है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें भी आपको अच्छी तरह से याद होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों सबरीमाला मंदिर की। तो सबरीमाला जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो देखिए जो सबरीमाला मंदिर है यह है केरल में। कहाँ पर है भाई, केरल में है। और केरल में कहाँ पर है, तो केरल में भी कहाँ पर है दोस्तों, पंपा में। कहाँ पर है, पंपा में, यह केरल में है दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। जगन्नाथपुरी का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है, तो जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है दोस्तों यह है आपके उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा में है दोस्तों जगन्नाथपुरी का मंदिर। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, काशी विश्वनाथ का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है, तो एक जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है दोस्तों ये आपका हो जाता है, ये आपका बन जाता है दोस्तों काशी विश्वनाथ का मंदिर जो है ये नेपाल में पाया जाता है। कहाँ पर, नेपाल में है काशी विश्वनाथ का मंदिर। ठीक है, उसके बाद बात करें दोस्तों कैलाश मंदिर कहाँ पर है, तो अगर कैलाश मंदिर की बात करें, सॉरी दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो गया है। कैलाश मंदिर जो है, ठीक है, सॉरी काशी जो नाथ
विश्वनाथ मंदिर है दोस्तों, ये आपके अपने वाराणसी में, कहाँ पर है, वाराणसी में। आपको पता है हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर ये वाराणसी के कॉरिडोर का क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर है, वाराणसी में है। वाराणसी में है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर। बात करें दोस्तों कैलाश मंदिर की, तो जो कैलाश मंदिर है दोस्तों यह कांचीपुर में है। कहाँ पर है, कांचीपुर में है। और ये कांचीपुर कहाँ पर है दोस्तों, ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, कहाँ पर है, कांचीपुर में कैलाश मंदिर है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। बात करें नेपाल में कौन सा मंदिर था दोस्तों, तो नेपाल में जो मस्जिद था वो था पशुपतनाथ मंदिर। कौन सा, पशुपतनाथ जो मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ पर है, पशुपतनाथ मंदिर, ये आपका है नेपाल में। ठीक है, बात करें दोस्तों कुछ और मंदिर दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए। सूर्य का कोणार्क मंदिर, सूर्य का कोणार्क मंदिर, ये भी कहाँ है दोस्तों, ये आपका है उड़ीसा में। कहाँ पर है, सूर्य का कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक मंदिर है कामाख्या माता मंदिर। कहाँ पर है, कामाख्या माता मंदिर जो है दोस्तों ये है असम में। कहाँ पर है, असम में। ठीक है, और यहाँ पर एक मेला लगता है दोस्तों, अम्बुबाची का मेला। और दोस्तों ये जो कामाख्या माता मंदिर है, यहाँ पर जो पूजा होता है दोस्तों, नर जो मादा होती है दोस्तों, मादा लिंग का पूजा होता है यहाँ पर कामाख्या माता मंदिर में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक मंदिर दोस्तों पद्मनाभ स्वामी मंदिर। अच्छा देखिए, जो सूर्य का कोणार्क मंदिर है दोस्तों, ये किसने बनवाया था, ते आपके बनवाए थे दोस्तों जो गंग वंश के थे दोस्तों ना, गंग वंश। एक क्या किया था, सूर्य का कोणार्क मंदिर बनाया था गंग वंश ने। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए। चलिए फिर आगे चलते हैं दोस्तों और अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों लिंगराज मंदिर की नींव डाली किसने डाली थी दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं लिंगराज मंदिर है कहाँ पर। देखिए लिंगराज मंदिर जो है दोस्तों वो है भुवनेश्वर में। कहाँ पर है, भुवनेश्वर में है आपके लिंगराज मंदिर। ठीक है, भुवनेश्वर। और आपको पता है भुवनेश्वर किसकी राजधानी है दोस्तों, बेंगलुरु की राजधानी क्या है, जो बेंगलुरु है दोस्तों, ठीक है, उसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, भुवनेश्वर में है क्या आपका लिंगराज मंदिर। अच्छा बनवाया किसे था दोस्तों, तो इसने बनवाया था दोस्तों जो आयात केसरी हैं दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, इसका जो नींव था इसको डलवाया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। पशुपतनाथ मंदिर बता दिए दोस्तों कहाँ पर है, नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में। कामाख्या माता मंदिर बता दिए कहाँ पर है, असम में है। ठीक है, तिरुपति बालाजी मंदिर, हाँ दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिरुपति बालाजी। और ये आपका कहाँ है दोस्तों, हम्पी में है। और ये हम्पी कहाँ है आपको पता ही है, कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होने चाहिए। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया दोस्तों शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है। तो देखिए दोस्तों शरीर बात करें उससे पहले, तो देखिए जो लाल ग्रंथियाँ होती हैं, यहाँ पर ऑप्शन को पहले हम पोस्टमार्टम करते हैं। जो लाल ग्रंथियाँ होती हैं इन्हें, इसमें एक अम्ल पाए जाते हैं, एमाइलेज अम्ल। तो लाल ग्रंथि में कौन अम्ल पाए जाते हैं, एमाइलेज एमाइलेज हार्मोन का क्या करती हैं, स्राव करती हैं। कौन, एमाइलेज हार्मोन। ठीक है, लाल ग्रंथि में से कौन हार्मोन निकलते हैं, एमाइलेज हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो बात करें थायराइड है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि होती है दोस्तों, तो जो थायराइड ग्रंथि होती हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ी दोस्तों ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। बात करें दोस्तों यकृत, तो इसका राइट आंसर जाएगा क्योंकि सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो गई, यकृत हो गई। ठीक है, सबसे बड़ी जो ग्रंथि हो गई क्या हो गई दोस्तों, आपका यकृत होता है। लेकिन आपसे पूछेगी सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत हो गई, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या हो जाएगी, थायराइड ग्रंथि जाएगी। क्या हो जाएगी, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर बात करें सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो ये होता है अग्नाशय। जो अग्नाशय है यह सबसे बड़ी क्या है, मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, और अग्नाशय में एक कोशिका पाई जाती है, बीटा कोशिका। और बीटा कोशिका से एक हार्मोन्स का स्राव होता है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन का निर्माण होता है किसमें, अग्नाशय में। और अग्नाशय में कहाँ पर, बीटा कोशिका में। और ये इंसुलिन किसको नियंत्रित करती है, मधुमेह को क्या करती है, शर्करा को क्या करती है, नियंत्रित करती हैं। यानी इंसुलिन की वजह से कौन सी रोग होती है, मधुमेह रोग होती है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। इसका बता दें दोस्तों जो आपके पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि, इसको हम लोग प्यूट्रियल ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है, ये मस्तिष्क के नीचे वाले भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पीयूष ग्रंथि, जो इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अच्छा देखिए, जो मास्टर ग्रंथ तो पीयूष ग्रंथि कहते हैं, लेकिन मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं, तो जो आपके
थायराइड ग्रंथि है दोस्तों, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, उसे क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि मनुष्य में जो मादा जनन अंग है से किस हार्मोन्स का स्राव होता है दोस्तों। तो देखिए मनुष्य के जो मादा जनन अंग है दोस्तों, ठीक है, यानी स्त्री के जननांग होते हैं दोस्तों, जो लिंग होता है उससे रिलैक्सिन हार्मोन्स का क्या होता है, स्राव होता है। कौन सा होता है, रिलैक्सिन हार्मोन का क्या क्या होता है, स्राव होता है, ठीक है। जो एस्ट्रोजोन है दोस्तों, ये भी क्या होता है, ये पुरुष के लिंग से क्या होता है, स्राव होता है, एस्ट्रोजोन, ठीक है। ये हार्मोन जो होता है पुरुष लिंग से होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो है दोस्तों, ये भी मादा में पाए जाने वाला एक हार्मोन्स है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। तो याद रखिएगा, मनुष्य में जो मादा जननांग है उससे किस हार्मोन का स्राव होता है, रिलैक्सिन हार्मोन का क्या होता है, स्राव होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देखेंगे शरीर का जो तापक्रम है कहाँ नियंत्रित होता है। देखिए जो शरीर का तापक्रम है दोस्तों, वो नियंत्रित करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। क्या करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस होता है दोस्तों, हाइपोथैलेमस से ग्रंथि होती है दोस्तों, जो शरीर के तापमान को क्या करती है, नियंत्रित करती है, ठीक है। इस और यहाँ पर बात करें, जो हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, सॉरी, हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वहाँ पर हमने कुछ गलत कर दिया शायद। हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यहाँ पर देखिए प्यूटरियड ग्रंथि, अभी मैंने बताया पीयूष ग्रंथि का क्या नाम है दोस्तों, प्यूटरियड ग्रंथि है। जैसे ये मस्तिष्क के नीचे वाले भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदा होता है दोस्तों। देखिए दर्पण वैसे कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण मुख्यतः कई प्रकार के देखिए वैसे मुख्यतः 3 प्रकार के हम लोग मानते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका हो गया, एक दर्पण होता है अवतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो दोस्तों जो ये दर्पण होता है, ठीक है, इससे बोलते हैं अवतल, और जो ये दर्पण होता है दोस्तों, ठीक है, इससे बोलते हैं उत्तल दर्पण, और जो ऐसे होता है दोस्तों इसको बोलते हैं समतल दर्पण। तो ये कितने तरह के 3 दर्पण होते हैं दोस्तों। आपसे आपसे देखिए, जो उत्तल दर्पण होता है इससे जो प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या बनता है दोस्तों, हमेशा बनता है सीधा। कैसा बनता है, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा और छोटा बनता है। और जब सीधा और बनता है दोस्तों, तो याद रखिए जब भी प्रतिबिंब क्या बने, सीधा बने, तो इसका मतलब क्या बनता होगा, आभासी बनता होगा। क्या बनता होगा, आभासी। तो जो प्रतिबिंब सीधा बनता है उसका मतलब क्या है, वो आभासी बन रहा होगा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है और आभासी बनता है। जो ड्राइवर के पास जो शीशा होता है दोस्तों, इसमें उत्तल दर्पण ही लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण ही लगा होता है ड्राइवर के पास जो शीशा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अवतल दर्पण में समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, ये भी क्या बनता है, आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी बनता है। और जब भी दोस्तों आभासी बनेगा, ठीक है, तो इसमें जो पार्श्व उल्टा बनता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, आभासी और उल्टा ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका, सॉरी, सीधा और क्या होगा, आभासी होगा, नहीं, ऑप्शन नंबर सी का जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद। बात करें दोस्तों, जो आपका अवतल दर्पण है इससे जो प्रतिबिंब है ना, हमेशा वास्तविक बनता है। क्या बनता है, हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। एक कंडीशन ऐसा है दोस्तों जिसमें क्या बनता है, आभासी बनता है। यानी जब वस्तु को हम क्या रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे, तो उस कंडीशन में जो है ये क्या बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखने होंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखें, आँख में जो प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो आँख से संबंधित कुछ हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों, जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आँख में जो प्रकाश होता है किससे होकर जाता है, तो कार्निया से। आँख में जो प्रकाश होता है वो कार्निया से प्रवेश करता है। तो सबसे पहले प्रकाश कहाँ जाता है, कार्निया पे जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो आँख का रंग होता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, आँख का जो रंग होता है वो डिपेंड करता है आइरिस पर। किस पे, आइरिस पर। तो आइरिस जैसा होगा वैसा ही आपका आँख दिखेगा। और एक किस तरह से होता है, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। कौन कौन, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन, यानी मतलब काला, नीला
और भूरा, यानी 3 तरह के आपके आँख के रंग हो सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछता है कि कार्निया मतलब मानव का कौन सा भाग जो है वो दान किया जाता है। तो देखिए जो मानव का जो कार्निया वाला भाग होता है ना, कार्निया यानी कार्निया को ही क्या कहता है, दान किया जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, कार्निया ही क्या होता है, दान में दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें आपके जो सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर। और सबसे अच्छा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर एक बिंदु है पीत बिंदु। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा देख जो मानव नेत्र को गोलाकार मतलब बनाता है। देखिए मानव नेत्र कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो कौन भरा होता है, तो इसमें देखिए मानव नेत्र में कौन सा द्रव होता है, काच द्रव भरा होता है। क्या होता है, काच द्रव। यह मानव नेत्र को क्या करता है, गोलाकार बनाने का काम करता है। ठीक है, काच द्रव होता है। तो इसे भी याद रखेंगे। देखिए मानव नेत्र में जो सबसे चमकीला पदार्थ होता है वो क्या होता है, लेंस होता है। क्या होता है, लेंस। और जो लेंस होता है याद रखिएगा प्रोटीन का बना होता है। किससे बनाता है, प्रोटीन का ही बना होता है मानव नेत्र में जो लेंस होता है। और लेंस जिनके बीच में टीका होता है ना उसको बोलते हैं पश्चमाभी मांसपेशियाँ। क्या बनेंगे, पश्चमाभी मांसपेशियाँ। और इनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है पश्चमाभी मांसपेशियों की संख्या कितनी है, तो आप कह सकते हैं कि इनकी संख्या 6 है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए मानव नेत्र का जो दूसरा परत है, यानी ऊपर से दूसरा जो परत है या नीचे से भी दूसरा परत है, उसको बोलते हैं कोरोइड। और एक काले रंग का होता है। कोरोइड क्या होता है, काले रंग का होता है। ठीक है, तो कोरोइड में होता क्या है दोस्तों, जो भी क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। जैसे नेत्र को किस जरूरत है, विटामिन ए की जरूरत होती है। जो विटामिन होते हैं जो आपके ब्लड होते हैं वो कहाँ होते हैं, क्रोइड में ही पाए जाते हैं। और ये नेत्र को क्या करता है, सप्लाई करता है। तो ये सारे अच्छा देखिए जो रेटिना में प्रतिबिंब बनता है ना, कैसा बनता है, उल्टा बनता है। क्या होता है, याद रखिएगा प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। उसको सीधा दिखाने का काम कौन करता है, मस्तिष्क करता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, यहाँ पर जो है तो इसका राइट आंसर हमने बता दिया। राइट आंसर क्या अभी, एक सेकेंड रुकिए। राइट आंसर देखा कहा जाएगा, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो पुतली करता है। कौन करता है, पुतली। अब कैसे करता है, देखिए पुतली क्या करता है, जब अधिक प्रकाश में जाता है तो ये अपने आप को क्या करता है, सिकुड़ा लेता है। और कम प्रकाश में क्या करता है, अपने आप को फैला लेता है। तो इस तरह से क्या होता है कि वह एक निश्चित प्रकाश को क्या करता है, आँख के अंदर जाने देता है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसको कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होगा। देखिए जब भी इस तरह का हो तो याद रखिएगा वो समतल दर्पण में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो समतल दर्पण में हमेशा क्या होता है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनता है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए जो संक्षारण होता है, संक्षारण में क्या होता है दोस्तों, संक्षारण किसे कहते हैं आपको पता है, जब किसी वस्तु को आप ऐसे वातावरण में छोड़ देंगे तो वह नमी और हवा के संपर्क में, यानी जब कोई धातु होता है तो नमी और हवा के संपर्क में आने से क्या होते हैं, उनका नष्ट होने लगता है। इसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो आपसे पूछा गया संक्षारण में कौन सी अभिक्रिया होती है। देखिए होता है जैसे मान लीजिए आयरन है, तो लोहे का जब संक्षारण होता है दोस्तों, तो जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है, ऑक्साइड बना लेता है, यानी आयरन ऑक्साइड बना लेगा, जिससे यानी F2O3 आयरन ऑक्साइड बना लेगा। और जिससे क्या होगा दोस्तों कि इसके ऊपर, इसको बोलते हैं जंग, यानी आयरन ऑक्साइड को क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। और यह लोहे पर क्या करता है, भूरे रंग का एक परत बना लेता है, तो उसी को क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया भाई, तो देखिए संक्षारण में होता क्या है, ऑक्सीजन क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो जब भी ऑक्सीजन जुटता है दोस्तों तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण, यानी अब इसी को हम दूसरे भाग से हम कह सकते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई, तो उपचयन अभिक्रिया है संक्षारण। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए किस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, बढ़ता है, यानी बढ़ना क्या कहलाता है। अच्छा बढ़ना क्या कहलाता है, देखिए जब ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये है उपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया में क्या होते हैं, ऑक्सीजन क्या होता है, कम हो जाता है। और उष्मा शोषी अभिक्रिया मतलब जो उष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लें। और विस्थापन अभिक्रिया मतलब जब किसी लवण के विलयन में से, यानी किसी के विलयन में से कोई दूसरा
तत्व उसको विलयन हटा देता है तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सारे याद होने चाहिए। चलिए, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? देखिए, अभिक्रिया हम दोस्तों कैसे हम लिखते हैं, तो इधर लिखते हैं, इधर जो होता है अभिकारक होता है, जिससे अभिक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। और इसे क्या कहेंगे भाई? तो इधर जो है इसको बोलते हैं उत्पाद। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद होने चाहिए। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? तो देखिए, जो श्वसन है वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। यानी जब हम खाना खाते हैं दोस्तों, जो श्वसन करते हैं दोस्तों, तो वह उसमें से हमको ऊष्मा प्राप्त होते हैं, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है श्वसन। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार जो है दोस्तों, यह किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो अर्जुन पुरस्कार है दोस्तों, यह सिनेमा के खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, खेल कूद के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, भारत का जो दोस्तों सबसे बड़ा सम्मान क्या है? भारत रत्न है। ठीक है, उसके बाद है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जल्द मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।